A very warm welcome to all the aspirant of लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का पेपर कोड MLI 101, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर डिटेल एनालिसिस करवा रहे हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि 300 वर्ड में आपको करने होते हैं और उसका ये पार्ट 2 है और लास्ट पार्ट है, क्योंकि पार्ट 1 में भी हमने ऑलमोस्ट 10 जो है शॉर्ट नोट के टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं और यहाँ पे हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा 27 जो यहाँ पे टॉपिक है, मतलब पूरा ओवरऑल फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट को लेके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका। तो 17 इसमें है और 10 हमने ऑलरेडी कवर करा दिए हैं। तो आप कई सारे ऐसे टॉपिक है जिससे आप पहले से फेमिलियर होंगे, कई सारे ऐसे हैं जिससे नहीं होंगे। और हालांकि हमने जब थ्योरी आपका करवाया तो उसमें आपने सारे ही टॉपिक कवर कर लिए होंगे, बट वही है कि आप उस थ्योरी वाले लेक्चर को देखें नहीं देखें, वही डिपेंड करता है आपके मतलब नॉलेज के ऊपर। तो इनमें से सबको तो नहीं, बट जिसको हमने करवा दिया है ऑलरेडी, जो शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में या फिर आपके लेक्चर में बहुत सारे रिपीटेड हो गए हैं, तो उनको हम नहीं कराएंगे। और जो थोड़े नए हैं तो उनको हम आपको यहाँ पे डिस्कस करवाने वाले हैं। तो इन सब में से आप देखेंगे जैसे कि डिजिटल ऑडियो हो गया, स्कोप ऑफ डेटा हो गया, नॉलेज यूटिलाइजेशन, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, इमेज कंप्रेशन, सिमेंटिक इंफॉर्मेशन थ्योरी, ontology for knowledge sharing and reuse, virtual private network, scope of information economy, new growth theory of knowledge, freedom of information act 2002, corporate network हो गया, embedded knowledge and टेक्साइड नॉलेज, ये तो बहुत ही बार रिपीट किया हुआ है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी एंड जो IT लिटरेसी है, फिर बैरियर टू इन्फॉर्मेशन, ये तो हमने लास्ट टू लास्ट जो वीडियो हमने शूट किया था उसमें था। फिर आ गया बाइनरी कोडिंग हो गया, होम नेटवर्क हो गया। तो ये सारे ही बहुत ही सिंपल से हैं और अभी इसको करने के बाद आप लोगों को मतलब इतना तो श्योर हो जाए कि आपके जो 3 जो इसमें आपको करने होते हैं, तो वो 3 जो पॉइंट है वो आपको कहीं नहीं जाने वाले। तो यहाँ इस वाले जो लास्ट जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, तो उसके नंबर तो आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि उसमें जितना भी आएगा तो यहाँ से 3 न 3 तो आएगा ही आएगा। तो इसके अलावा अगर आ जाए तो कह नहीं सकते, बट इसमें से 5 आपके पास ऑप्शन होते हैं, उनमें से आपको 3 करना होता है। तो 3 क्या 4 तक आ सकता है, एक कहीं इधर उधर से आ जाए तो बड़ी बात होगी, क्योंकि हमने सारी ही चीज़ को कवर करके निकाला है ये सारी। तो सबसे पहले डिजिटल ऑडियो। डिजिटल ऑडियो होता क्या है? डिजिटल ऑडियो इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट इज़ यूज टू रिकॉर्ड। एक डिजिटल ऑडियो एक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, स्टोर, मैनिपुलेट, जनरेट एंड रिप्रोड्यूस साउंड जो होता है उसको, यूजिंग ऑडियो सिग्नल दैट हैव बीन एनकोडेड इन डिजिटल फॉर्म। तो उन ऑडियो सिग्नल को एनकोड किया जाता है डिजिटल फॉर्म में। रिप्रेजेंटिंग ऑडियो इन डिजिटल फॉर्म इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ स्टेप। इसमें काफ़ी सारे स्टेप जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है, विद मल्टीपल फॉर्मेट अवेलेबल बोथ। इसके वेरियस फॉर्मेट भी होते हैं, बोथ फॉर रॉ ऑडियो एंड द एनकोडेड एंड द कंप्रेस ऑडियो। तो सब में होता है, विच इज़ एक्चुअली यूज्ड ऑन द वेब, जिसको हम वेब पे यूज़ करते हैं, इंटरनेट पे यूज़ करते हैं। दिस गाइड इज़ एन ओवरव्यू एग्जामिनिंग हाउ ऑडियो इज़ जो रिप्रेजेंट करते हैं डिजिटली, एंड हाउ जो कोड्स होते हैं आर यूज टू एनकोड
and decode audio for used on the web। तो कैसे जो ऑडियो होता है वो कोड और एनकोड होता है वेब पे। डिजिटल ऑडियो इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट यूज डिजिटल सिग्नल फॉर साउंड रिप्रेजेंटेशन रिप्रोडक्शन। तो डिजिटल जो ऑडियो है एक टेक्नोलॉजी है जो साउंड यूज़ करता है सिग्नल डिजिटल सिग्नल को रिप्रोड्यूस प्रोडक्शन के लिए। इट इंक्लूड्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन इसमें होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होता है, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन होता है। Digital audio has emerged because of its usefulness in the recording, manipulation, mass production and distribution of sound। तो इन सारे पर्पस के लिए डिजिटल ऑडियो जो है ये मतलब इमर्ज हुआ है। स्कोप ऑफ डेटा की बात करिए, नेक्स्ट ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो स्कोप ऑफ डेटा कैन बी स्टडीड फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो कुछ यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके द्वारा स्कोप ऑफ डेटा को हम स्टडी करते हैं, लाइक यूटिलिटी ऑफ डेटा हो गया, साइज ऑफ डेटा हो गया, पीरियड ऑफ डेटा हो गया। तो ये 3 पॉइंट को लेकर हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो डेटा हैव ग्रेट यूटिलिटी ऑफ देयर यूज़र यूज़ इन द ग्रोथ ऑफ नॉलेज। तो डेटा जो है बहुत यूज़ होता है नॉलेज के ग्रोथ में देखा जाए तो। नो रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एक्सपेरिमेंट्स हो गया एक्सेट्रा इज़ पॉसिबल विदाउट रेफरिंग टू डेटा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो कोई भी कार्य आप रिसर्च हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, एक्सपेरिमेंट्स हो गया, तो बिना डेटा के रेफरेंस से आप नहीं कर सकते। नॉट डज एनी रिसर्च एंड विदाउट जनरेटिंग न्यू डेटा। और कोई भी अगर आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो वो लास्ट में आपको क्या देता है, डेटा ही देता है। तो नो डिसीजन मेकिंग सिस्टम कैन वर्क। कोई भी डिसीजन मेकिंग सिस्टम जो होता है वो कार्य नहीं करता। नॉर कैन एनी प्रॉब्लम बी सॉल्व विदाउट एडिक्वेट यूज़ ऑफ डेटा। तो डेटा हर जगह आपको देखने को मिलेगा, डिसीजन मेकिंग आप हो गया या प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। नो प्लानिंग इज़ कन्वीएबल विदाउट इनफ डेटा। तो हर चीज़ में डेटा लग रहा है, प्लानिंग में लग रहा है। फॉर वांट ऑफ सफिशेंट डेटा रिसर्च जो रिज़ल्ट है और कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम एन इंक्वायरी आर ऑटोमेटिकली रेंडर्ड अन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो डेटा है मतलब सफिशेंट चाहिए अगर रिसर्च रिज़ल्ट कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो डेटा ऑल्सो अल्टर कंसेप्ट एंड रिमूव अनसर्टेनिटी। तो कंसेप्ट को अल्टर करता है, आपके एग्जिस्टिंग कंसेप्ट को, और उसमें क्लैरिटी लाता है, अनक्लैरिटी को रिमूव करता है। तो ये तो हो गया यूटिलिटी ऑफ डेटा की बात। अब आता है दूसरा पॉइंट, इसमें है साइज़ ऑफ द डेटा। डेटा की साइज़ क्या होनी चाहिए। साइज़ ऑफ द डेटा इन्वॉल्व द कवरेज ऑफ द सब्जेक्ट अंडर स्टडी। कितना कवरेज आप अपने स्टडी में कवर कर रहे हैं। डेटा एलिमेंट हो गया एंड डेटा पॉपुलेशन कवरिंग जो है डॉक्यूमेंट हो गया, डेटा बैंक हो गया एंड फील्ड सर्वे मेथड हो गया। इसमें आ जाता है आपका क्वेश्चनएयर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा। इन साइंस व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डेटा। तो डेटा के फॉर्म में ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। पीरियड ऑफ डेटा की बात करें तो डेटा कलेक्शन फॉर एनी रिसर्च प्रॉब्लम्स मस्ट इंडिकेट द टाइम स्पैन। तो ये टाइम स्पेंड बताता है डेटा कलेक्शन किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम का। इट शुड बी क्लियरली स्टेटेड वेदर डेटा पीरियड इज़ करंट और क्यूमुलेटिव। तो ये क्लियरली मतलब यहाँ पे स्टेट करता है कि जो डेटा है वो करंट है या क्यूमुलेटिव है। इन साइंस द interpretation and the conclusion are mainly drawn keeping in view the whole text of the subject। जो सब्जेक्ट का टेक्स्ट है उसको ध्यान में रखते हुए इंटरप्रिटेशन कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ किया जाता है। और सोशल साइंस में क्या होता है एंड ह्यूमैनिटी में, हाउएवर द क्यूमुलेटिव पीरियड इज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट फॉर डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन के लिए ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं।
फिर आता है नॉलेज यूटिलाइजेशन। नॉलेज यूटिलाइजेशन में क्या होता है, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। आप इन सबको समझते चलें और नोट डाउन कर सकते हैं तो कर ले, नहीं तो 2-3 बार आप रिपीट करके देख लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो है नॉलेज यूटिलाइजेशन। यूटिलिटी क्वालिटी सर्विस डिलीवरी इज़ द गोल ऑफ एनी लाइब्रेरी। किसी भी लाइब्रेरी की जो गोल होती है वो क्वालिटी सर्विस डिलीवर करना। द सक्सेस और द फेलियर ऑफ एनी लाइब्रेरी डिपेंड्स लार्जली ऑन हाउ इट्स गोल ऑफ क्वालिटी सर्विस डिलीवर इज़ जो है एक्चुअलाइज्ड। तो उसके सक्सेस और फेलियर उसी के मतलब किस तरीके की क्वालिटी सर्विस वो डिलीवर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। लाइब्रेरियन स्ट्राइव एट ऑल टाइम टू ensure that their goal of equality service डिलीवरी इज़ अचीव। तो उनका मेन मतलब मुद्दा यही होता है कि सबको इक्वल सर्विस डिलीवर करना और जो यूज़र है उसके नीड को सेटिस्फाई करना। अचीविंग दिस गोल इज़ अ फंक्शन ऑफ मेनी फैक्टर, जो कि यहाँ पे इंक्लूड होता है नॉलेज शेयरिंग हो गया और यूटिलिटी हो गया। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज शेयरिंग एंड यूटिलाइजेशन जो हो गया अमंग लाइब्रेरी पर्सनल ऑफ द एक्चुअलाइजेशन ऑफ क्वालिटी सर्विसेज जो होती हैं डिलीवरी कैनॉट बी ओवर एम्फसाइज। वो ज़्यादा ओवर एम्फसाइज नहीं हो सकती। लाइब्रेरी इज़ द सेंटर ऑफ नॉलेज कम्युनिटी। तो लाइब्रेरी जो है एक सेंटर ऑफ नॉलेज है कम्युनिटी की। देयरफॉर नॉलेज शेयरिंग अमंग लाइब्रेरी पर्सनल यूज़र और बिटवीन लाइब्रेरी पर्सनल एंड पैट्रॉन में हेल्प इन एनहेंसिंग लाइब्रेरी सर्विस। तो लाइब्रेरी सर्विसेज को एनहेंस करने में हेल्प करती है। नॉलेज शेयरिंग कैन बी हैपन बाई मैनी मीन्स ऑफ आई टू आई जो इंटरचेंज होता है या कंपोज्ड होता है करस्पॉन्डेंस थ्रू जो कि सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा होता है, डिफरेंट स्पेशलिस्ट के द्वारा, और रिकॉर्डिंग अरेंजिंग एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन फॉर अदर्स। दूसरों के लिए ये रिकॉर्ड करना, गैदर करना, अरेंज करना इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है यानी कि टॉपिक है वो है यहाँ पे सिमेंटिक थ्योरी इंफॉर्मेशन। तो सिमेंटिक थ्योरी इंफॉर्मेशन क्या होती है? द इमरजेंसी ऑफ सिमेंटिक जो इमरजेंस होती है सिमेंटिक थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन का वॉज अकम्पनीड विद रैपिड ग्रोथ एंड द एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो रैपिड ग्रोथ और एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हुआ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century. Despite the mathematical theory of information that focuses on Shannon view of ऑन इंफॉर्मेशन, तो हालांकि मैथमेटिकल थ्योरी दिया है इंफॉर्मेशन का जो कि फोकस करता है शैनन का व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन पे। द सिमेंटिक थ्योरी एम्फसाइज द कंटेंट ऑफ द मैसेज इन द फिनोमिना। तो जो कंटेंट ऑफ द मैसेज है उसके ऊपर सिमेंटिक जो थ्योरी है इंफॉर्मेशन का वो मतलब फोकस करता है। इन दिस थ्योरी द कंटेंट जो हो गया ऑफ मीनिंग रिसीव बाय ह्यूमन बीइंग इज़ अ मेज़र ऑफ सिमेंटिक इंफॉर्मेशन। तो सिमेंटिक इंफॉर्मेशन का मेज़र के रूप में इसको देखा जाता है। दिस पेपर रिव्यू द डिफरेंट जो बिटवीन सिमेंटिक थ्योरी एंड मैथमेटिकल थ्योरी पे ये फोकस कर रहा है। मीन वाइल द थ्योरी ऑफ द यूज़ ऑफ दिस थ्योरी इज़ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन फील्ड हो गया एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ सिमेंटिक थ्योरी ऑन थ्योरीज ऑफ इंफॉर्मेशन जो हो गया जो कि सीख करता है बिहेवियर जो इसमें डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे हम आप लोगों को एक ओवरव्यू देना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है। अब पूरा डिटेल में बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो एक तरह से आप ओवरव्यू ले लें और फिर अपने आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप खुद से भी लिख सकते हैं उसमें ऐड ऑन करके पॉइंट, या आप जैसे यहाँ पे हम लोग आपको समझा रहे हैं और अगर आप नोट कर रहे हैं तो अपने अपने पॉइंट पे उसमें ऐड कर सकते हैं।
फिर है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नाम से ही आपको स्पष्ट होता है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है। अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और वीपीएन इज़ अ इनक्रिप्टेड कनेक्शन होता है ओवर द इंटरनेट फ्रॉम अ डिवाइस टू अ नेटवर्क, एक डिवाइस से नेटवर्क के बीच में। द इनक्रिप्टेड जो कनेक्शन होता है वो हेल्प करता है इंश्योर करने में डैट सेंसिटिव डेटा इज सेफली ट्रांसमिटेड। तो सेंसिटिव जो डेटा होता है वो सेफली ट्रांसमिट हो रहा है, इसको ये मतलब इंश्योर करता है। इट प्रिवेंट अनऑथराइज्ड पीपल फ्रॉम जो ईज ड्रॉपिंग करते हैं, आइज ड्रॉपिंग ऑन द ट्रैफिक एंड अलाउ द यूज़र टू कंडक्ट वर्क रिमोटली, ताकि जो व्यक्ति है वो मतलब अपना कार्य जो है कहीं पे से भी कर सके। वीपीएन टेक्नोलॉजी इज़ वाइडली यूज्ड इन कॉरपोरेट एनवायरनमेंट। तो इसको ज़्यादातर कॉरपोरेट एनवायरनमेंट में यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जांपल बैंक में, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी की जो इशू है वो बहुत ज़्यादा होती है। फिर है नेक्स्ट जो कि हमारा कॉन्सेप्ट है न्यू ग्रोथ थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो न्यू ग्रोथ थ्योरी, द न्यू ग्रोथ थ्योरी समटाइम रेफर्स टू एस एनजीटी। एनजीटी इसको बोला जाता है, इज़ अ फ्रेश टेक ऑन द ड्राइव्स बिहाइंड इकोनॉमिक जो प्रोस्पेरिटी है एंड ग्रोथ में। द एनजीटी suggests that the productivity and the growth of the economy are tied directly to people। यहाँ पे बोल रहा है कि जो एनजीटी है वो सजेस्ट करता है प्रोडक्टिविटी एंड द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, जो टाई होता है इंसानों से ही, मतलब चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहता है। बिकॉज ज़्यादा स्किल वर्कर रहेंगे तो ज़्यादा यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। मोर स्पेसिफिकली टू व्हाट द वांट एंड नीड, क्या उनकी ज़रूरतें हैं और कैसे उसको फील किया जा रहा है, और कैसे क्या उनकी नीड है, क्या आवश्यकताएं हैं। द बेसिक अंडरलाइंग जो रीजनिंग है इज़ डैट पीपल्स वांट्स जो कि विच आर वर्चुअली अनलिमिटेड और एंडलेस है, एंड नीड derive their purchasing and investing decision, purchasing and investing drive the economy। फिर आता है नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक, वो है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 was not notified or enforced as the Freedom of Information Act 2002। तो इसको नोटिफाई नहीं किया गया है, नॉट नोटिफाइड या इन्फोर्स, जैसे कि फ्रीडम एक्ट 2002 की बात करते हैं। वॉज रिप्लेस बाई ह्यूमन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसको रिप्लेस किया गया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 से। द राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन सुप्रीम कोर्ट फॉर डिकेड। तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही हमें प्रोवाइड किया गया है एज अ कॉन्स्टिट्यूएंटली जो प्रोटेक्टेड फंडामेंटल राइट्स है। लाइक अगर आप मतलब किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से उसका जानना चाहते हैं कि भी इंफॉर्मेशन, तो आप इरिस्पेक्टिव वो सिक्योरिटी से रिलेटेड ना हो तो आपको राइट टू इंफॉर्मेशन फाइल करके आप इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। फिर है यहाँ पे द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 was to frame a system and कॉमन पीपल फ्रेंडली मेथड जो है वहाँ पे एनेबल करता है, जो नॉर्मल सिटीज़न है जो एक्वायर करना चाहते हैं अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट बॉडी। तो वही मैंने बताया कि जो भी यहाँ पे इंसान है, मतलब जो भी व्यक्ति हैं जो इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आता है कॉरपोरेट नेटवर्क्स। मैंने आपको कॉरपोरेट नेटवर्क्स बताया है बट फिर भी एक बार और समझा देते हैं। कॉरपोरेट मतलब जो बिजनेस जो हो गया या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो उसमें जो नेटवर्क यूज़ होता है उसकी यहाँ पे बात की गई है। लाइक बैंक हो गया। तो कॉरपोरेट नेटवर्क्स
प्रोटेक्टेड बाय मेनी लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी इज़ द की इशू, मतलब वहाँ पे रहता है हमेशा ही, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। लाइक अगर बैंक में किसी ने उसका नेटवर्क हैक कर लिया तो सोचे कितना ज़्यादा मतलब क्योस मच जाएगा, लोगों के कितने सारे पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट होते हैं, तो सारे वहाँ पे डूब जाएंगे। तो वही है कि मैनी लेयर ऑफ सिक्योरिटी से इसको गुजरना पड़ता है। वन ऑफ विच बीइंग फिजिकल सिक्योरिटी, तो उसमें एक फिजिकल सिक्योरिटी भी होती है। थिंक अबाउट हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू गेट इनटू द डेटा सेंटर एट योर कंपनी। तो अपनी कंपनी में जो डेटा सेंटर होता है वहाँ से डेटा निकालना कितना मुश्किल होता है। इट प्रोबेबली इंक्लूड गोइंग थ्रू मल्टीपल लेयर ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल सच एस पार्किंग एक्सेस गेट, फेंसेस हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, तो इन सब से गुजर के आपको वहाँ तक पहुँचना होता है। एम्प्लॉयज़ कैन ईजिली गेट एक्सेस टू द फैसिलिटी बट गेटिंग एक्सेस ऑफ डेटा सेंटर इज़ एक्चुअली लिमिटेड। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको थोड़ा मतलब आसानी से मिल जाता है, पर जो मतलब यहाँ पे यूज़र होते हैं, बट गेटिंग जो एक्सेस होता है डेटा का, वो थोड़ा यहाँ पे लिमिटेड होता है, वो सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए ही अलाउ होता है। फिर है नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक, वो है बाइनरी कोडिंग। तो बाइनरी डिजिट क्या होते हैं? जो हमारी कंप्यूटर होती है वो सिर्फ बाइनरी डिजिट समझती है, जैसे 0 1 हो गया, इसके अलावा उसको और कुछ समझ में नहीं आता। तो इसी को हम 0 1 को हम मतलब कर करके इसको कोड में डालते हैं, जिसको बाइनरी कोडिंग कहा जाता है। और उसी कोडिंग के द्वारा हमारा जो कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई ऐप्स है, हर चीज़ जो होता है वो इन्हीं बाइनरी डिजिट के इंस्ट्रक्शन के द्वारा प्रोग्राम किया जाता है। तो बाइनरी कोड जो होता है, बाइनरी कोड यूज्ड इन डिजिटल कंप्यूटर में यूज़ होता है, वही मैंने आपको बताया, बेस्ड ऑन अ बाइनरी नंबर सिस्टम इन विच देयर आर ओनली 2 पॉसिबल स्टेट। तो बाइनरी वही बोल रहे हैं कि बाइनरी जो डिजिट होते हैं ये नंबर में होते हैं, और इनके दो ही मतलब यहाँ पे पॉसिबल स्टेट होता है, एक तो 0 होता है और एक 1 होता है। In the coding, when number, letter और word are represented by a specific group of symbol, तो कोडिंग में क्या होता है कि जो नंबर होता है वो लेटर होता है, उसको वर्ड होता है, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सिंबल में। इट इज़ सेड दैट द नंबर हो गया, लेटर हो गया और द वर्ड इज़ बीइंग एनकोडेड, और उसको हम कहते हैं कि ये एनकोड हुआ है। द ग्रुप ऑफ नंबर इज़ कॉल्ड एज अ कोड। तो जो ग्रुप ऑफ नंबर होता है उसको कोड बोलते हैं। द डिजिटल डेटा इज़ रिप्रेजेंटेड, डिजिटल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टोर करते हैं, एंड ट्रांसमिटेड एज अ ग्रुप ऑफ बाइनरी बिट्स, बाइनरी बिट्स के रूप में यहाँ पे ट्रांसमिट करते हैं। दिस ग्रुप इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बाइनरी कोड, और इस ग्रुप को बाइनरी कोड बोला जाता है। द बाइनरी कोड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर, उसको नंबर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, एज वेल एज जो अल्फ़ा न्यूमेरिक लेटर होता है इसमें भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था पूरा यहाँ पे डिटेल। उसके अलावा जो रह गया है वो बहुत सिंपल है, और आप अपने लेवल पे उसको ट्राई ज़रूर करें। अगर आप अपने लेवल पे इनिशिएटिव ले सकते हैं तो आप उनको करके हमें भेजें, और फिर हम उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं तो चेंजेस करके अपनी तरफ से कुछ ऐड करके और फिर से शूट करके डालेंगे, ताकि आपका 2 लेयर ऑफ जो है आपका प्रिपरेशन होता रहेगा, आपके अपनी तरफ से भी, साथ में हम लोग भी कराते रहेंगे, तो एक तरह से आपका इन्वॉल्वमेंट बना रहेगा। तो आशा करते हैं अभी तक हमारे द्वारा जितनी भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है वो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और किसी भी प्रकार से हमारी जो प्रयास है आपको हेल्पफुल लग रहा है तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, जो कि आपको ही बेनिफिट करेगा, जो बाकी स्टूडेंट है उनको बेनिफिट करेगा, वो है शेयर करना। तो प्लीज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट है वहाँ तक शेयर करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक भी कर दें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।